णोऽरिहन्ताणम् णमो सेद्धारणं णमो आयर्याणम् णमो उवज्झायाणम् णमो लोये सब साहुणम्। द्रव्य गुण पर्याय चैप्टर पे हमारी चर्चा चल रही है। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के गुण हैं, इन दो बातों को हम समझ चुके हैं। आज जो तीसरा कॉन्सेप्ट है पर्याय, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आपको कोई क्वेश्चन हो द्रव्य या गुण वाले पार्ट से तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए। हाँ जी, हाँ आपने द्रव्य के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं, आपने गुण के हाँ, क्योंकि जो द्रव्य का चैप्टर है वो पहले पढ़ाया जा चुका है बेसिक 1 में। तो नहीं हुआ है। हो सकता है आपने बेसिक 1 पढ़ा। नहीं नहीं, मैं बेसिक 1 पढ़ा हूँ मैंने, लेकिन उसमें आया नहीं है ये चैप्टर। बेसिक 1 में चैप्टर है द्रव्य नाम का एक चैप्टर है, जिसमें सब कुछ बताया गया है कि द्रव्य किसे अब कहते तक तो हैं। नहीं आया, शायद अभी आएगा तो पता नहीं है, हो अब सकता तक है नहीं आया। आगे आएगा। तो अच्छा। द्रव्य चैप्टर में पूरी जानकारी द्रव्य को लेकर दी गई है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य की क्या क्या डेफिनेशन है। इसलिए यहाँ पर अभी हमने सिर्फ जनरली बात की थी द्रव्य की, कि द्रव्य किसे कहते हैं, कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये पूरी डेफिनेशंस भी पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा लिया था। मेन यहाँ पे गुण और पर्याय पे हमें बात करनी थी। तो गुणों पे हम बात कर चुके हैं। गुण किसे कहते हैं, एनीवन कोई बता सकता है गुण किसे कहते हैं? बीजल जी आप बताएंगे। हाँ, किसी चीज के उसके क्वालिटीज के उसके how do I say it? Not qualities, क्वालिटीज को, एट्रीब्यूट्स को गुण कहते हैं। हाँ। लेकिन डेफिनेशन मैं पूछ रहा हूँ, क्या डेफिनेशन होगी गुण की, क्वालिटीज की? गुण किसी जीव और द्रव्य के और whatever substance it is, the qualities of it are गुण। देखिए, गुण की हमने डेफिनेशन देखी थी, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, मतलब उसके सभी पार्ट्स में पाया जाता है और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, मतलब हर कंडीशन में पाया जाता है। मतलब जो गुण होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो द्रव्य का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। वो द्रव्य के हर पार्ट में रहते हैं और हर कंडीशन में रहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि जैसे शक्कर है, शुगर है, तो हम सभी जानते हैं शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है। ठीक है, तो शक्कर ऊपर से मीठी होती है या नीचे से? सब जगह से। सब जगह से मीठी होती है। अच्छा, 2020 की जो शक्कर है वो मीठी होती है, लेकिन आज से 1000 साल पहले की शक्कर कैसी होती होगी? खट्टी? नहीं, सेम होती है। अच्छा, आज की जो शक्कर है उसको यदि हम आज से 100 साल 200 साल या 1000 साल बाद देखेंगे, चखेंगे, तो कैसी निकलेगी? तो भी सेम निकलेगी, तो भी मीठी ही होगी। इसका मतलब चाहे कैसी भी कंडीशन हो। अच्छा, उस शक्कर को हम दूध में डालें तो भी वो कैसी होगी? मीठी होगी। पानी में डालें तो भी मीठी होगी। चाहे हम उसको किसी भी चीज में डालें, उसको कैसे भी रखें, लेकिन वो अपनी मिठास नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब शक्कर की जो मिठास है वो उसकी क्वालिटी है, उसकी गुण है। ठीक है, तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहे उसे गुण कहते हैं। ठीक है, और ये गुण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, सामान्य गुण और विशेष गुण।
तो सामान्य गुण कितने होते हैं? आप में से कोई बताएगा? जिग्नेश भाई, सामान्य अनंत। गुण कितने होते हैं? अनंत। अनंत। ओके, अनंत। अनंत, वेरी गुड। सामान्य गुण अनंत होते हैं, लेकिन प्रयोजन बस कितने गुणों को बताया गया है? 6। 6 गुणों को। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। जब भी आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सामान्य गुण कितने होते हैं, तो आंसर हमें अनंत ही देना है कि गुण तो अनंत होते हैं। लेकिन क्या अनंत को बताना पॉसिबल है? नहीं। कि नहीं है, अनंत को बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ गुणों को बताया गया है। तो कितने गुणों को बताया? 6 गुणों को बताया गया है। वो 6 गुण कौन कौन से हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। ठीक है, इन 6 के 6 गुणों को हम पढ़ चुके हैं, इनकी डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, तो उनको अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कोई आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था विशेष गुण। तो विशेष गुण भी कितने होते हैं? विशेष गुण भी अनंत होते हैं। ठीक है, हर द्रव्य के अपने अपने अनंत अनंत गुण हैं, विशेष गुण भी। जैसे जीव द्रव्य के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये विशेष गुण हैं। ऐसे ही हर द्रव्य के हमने विशेष गुण भी देखे थे। चलिए, तो यहाँ तक हमारी पढ़ाई हो चुकी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपको? चलिए, तो आज हम जो पर्याय है उसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, आप सबको ये तो पता ही है कि इस विश्व में 3 चीजें हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय। ठीक है, आप देखेंगे इन 3 चीज के अलावा आपको दुनिया में और कुछ दिखेगा ही नहीं। क्या इन 3 चीजों के अलावा आप किसी भी दूसरी चीज का नाम बता सकते हैं जो आपको दुनिया में दिखती हो? द्रव्य, गुण और पर्याय के अलावा क्या इस विश्व में कोई चौथी चीज है? आप कहेंगे कितनी सारी चीजें हैं, कपड़े हैं, मकान है, इतनी सारी चीजें हैं कि ये तो सब द्रव्य गुण पर्याय में ही आ गए। यदि मैं कहूं कि कपड़े, तो कपड़े कौन से द्रव्य हैं? पर्याय। उद्गल द्रव्य हैं। क्या क्वालिटीज है इनमें? रस, गंध, स्पर्श, वर्ण। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सभी उनमें क्वालिटीज हैं। ठीक है, अब वो ही कपड़ा है, उसकी टी शर्ट भी बन सकती है, उसका पैंट भी बन सकता है, उसको कितनी सारी पर्यायों में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप जिस भी चीज का नाम लेंगे वो द्रव्य गुण पर्याय में ही समाहित हो जाएगा। मतलब द्रव्य गुण पर्याय के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि द्रव्य को हम समझ चुके हैं और गुणों को हम समझ चुके हैं, अब ये पर्याय किसका नाम है? चलिए, तो अब इस पर्याय को हम समझते हैं। पीडीएफ में आपको शेयर कर रहा हूं, उसके माध्यम से हम समझेंगे पर्याय किसे कहते हैं। देखिए, पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य एवं मीना जी, आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं, just wanted Okay. to answer about गुण। चलिए, अभी मैं जब पूछूंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा। चलिए, पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य एवं गुणों में प्रति समय होने वाले परिवर्तन, परिणमन, कार्य को पर्याय कहते हैं। देखिए, किसे पर्याय कहते हैं? द्रव्य एवं गुणों में प्रति समय होने वाले परिवर्तन, परिणमन, कार्य को पर्याय कहते हैं। अर्थात निरंतर जो द्रव्य में, गुणों में निरंतर जो चेंजेस हो रहे हैं, परिणमन हो रहा है, उसका नाम क्या है? पर्याय है। यदि बहुत सिंपल भाषा में मैं कहूं तो पर्याय मतलब बदलना, चेंज होना। पर्याय मतलब चेंज होना।
अब आपको जहां भी जो भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसका नाम क्या होगा? पर्याय। अब इसका मतलब क्या हुआ? बदलने का नाम पर्याय है, चेंजेस का नाम पर्याय, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दो चीजें हैं। अभी मैं गुणों को थोड़ा सा हम गौर कर रहे हैं। अभी मेन फोकस हम दो चीजों पे करेंगे, द्रव्य और पर्याय। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं। पर्याय को अभी हमने समझा है, पर्याय इक्वल्स टू चेंज। पर्याय इक्वल्स टू चेंज, मतलब जहां भी आपको बदलाव दिखाई देगा, चेंजेस दिखाई देंगे, उसका नाम क्या होगा? पर्याय। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर आपको चेंजेस दिखाई देंगे, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिएगा कि जहां पर आपको चेंजेस दिखाई देंगे, जहां पे आपको पर्याय दिखाई देगी, वहीं पर कोई ऐसी चीज भी होगी जो नहीं बदल रही होगी। पॉइंट समझिएगा आप। जहां पर आपको चेंजेस दिखाई देंगे वहीं पर आपको कोई परमानेंट चीज भी मिलेगी। मतलब परमानेंटली और चेंज, ये दोनों आपको एक साथ ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो वस्तु बदल रही है तो वो बदले, तो वो परमानेंट नहीं रहेगी, या जो वस्तु परमानेंट है तो वो बदलेगी नहीं। जहां पर हमें चेंजेस दिखाई देंगे वहीं पर हमें कुछ ना कुछ परमानेंट भी दिखाई देगा, और जो परमानेंट हमें दिखाई देगा उसका नाम होगा द्रव्य। ठीक है, अब देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हो सकता है एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दे चुका हूँ, एक और बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। शायद मैं एग्जाम्पल आपको दे भी चुका हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई आपका पुराना दोस्त मिलता है, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं, या आपको किसी पार्टी में या कहीं पर भी आपको मान लीजिए आपके कॉलेज टाइम का कोई फ्रेंड आपको दिखता है, मिलता है, तो आप उसको देख के एकदम चौंक जाते हो कि अरे तुम तो वही हो। मान लीजिए A to Z कोई भी नाम है, मान लीजिए राहुल नाम है, कि अरे राहुल वो ही कॉलेज के दिनों वाला दोस्त। फिर एकदम हम अचानक क्या बोलते हैं कि अरे तुम तो बहुत बदल गए हो, बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब देखिए एक ही टाइम पे हमने दो अलग अलग बातें कह दी। सबसे पहले क्या कहा कि अरे तो वही राहुल है, याद आया वो कॉलेज में साथ में हम पढ़ते थे, मस्ती करते थे। और फिर तुरंत अगले आगे क्या कह रहे हैं कि अरे तुम तो बहुत बदल गए हो सकता है राहुल पहले दुबला पतला हो, और अभी एकदम मोटा ताजा हो गया हो, बढ़िया बॉडी बन गई हो उसकी। तो हमने कहा कि भाई बहुत बदल गए हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो राहुल वही का वही है या बदल गया? मतलब राहुल परमानेंट है या वो चेंज हो गया है? बताइए। दोनों परमानेंट। एक आंसर दीजिए, बदल गया या चेंज हो गया? दोनों नहीं, परमानेंट। दोनों। बदल वही का वही है और बदल भी गया। राहुल क्या तो ये पॉसिबल है राहुल तो कि वही कोई है। चीज ना बदले और ना बदल के भी बदल जाए? राहुल तो वही है। आई थिंक द्रव्य वही है, गुण राहुल बदल तो गए। वही है, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे सिर पे बाल हो नहीं हो, चश्मा पहना हो नहीं पहना हो, लेकिन राहुल तो वही का वही है। और कौन सा वही का वही? 1 घंटे पहले वाला, 2 घंटे पहले वाला, एक दिन पहले वाला नहीं। 10 साल पहले कॉलेज में पढ़ते थे आप, तो 10 साल पहले जो राहुल था 10 साल बाद भी आज वही का वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आए हैं। तो फिर क्या उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए? क्या वो बदला नहीं है? कुछ गुण बदले। उसकी पर्याय बदली है। पर्याय Okay. कि बदलाव तो हुआ है उसमें। पहले वो एकदम दुबला पतला था, आज अच्छा खासा मोटा हो गया है, बॉडी बन गई है उसकी। पहले उसे चश्मा नहीं लगा था, आज उसे चश्मा लग गया है। तो चेंजेस तो उसमें हुए हैं, लेकिन फिर भी
इन सारे चेंज होने के बावजूद राहुल वही का वही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब हम उसमें बदलाव देखते हैं, चेंजेस देखते हैं, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? पर्याय को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? पर्याय को। और उसी बदलते हुए में हम जब नहीं बदलने वाले को देख रहे हैं, आखिर आपने कैसे पहचान लिया कि ये वही 10 साल पुराना राहुल है? क्योंकि आपने उस समय चेंजेस को गौण किया और जो राहुल था उसको आपने मुख्य किया। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो नहीं बदलने वाला था उसको आपने अभी मेन फोकस किया, तो आप पहचान गए कि अरे ये तो अपनी राहुल है, 10 साल पहले साथ में पढ़ा करते थे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? हम दूर क्यों जाए, हम अपने आप को ही देखें। और मान लीजिए कोई 30 साल का, 40-50 साल के हैं, तो इन 50 सालों में आप बदले या नहीं बदले? इन 30 सालों में, 40 सालों में आप बदले या नहीं बदले? बदले। यदि बदल गए तो फिर आप कुछ और ही बन गए क्या? नहीं। या जब आप 1 द्रव्य साल के से- थे, क्या वही आप आज हो द्रव्य या बदल गए? हम पर्याय बदलते। कि भले ही अवस्था हमारे बदल- अंदर कितने अवस्था भी बदलती चेंजेस है। हुए हो, लेकिन आज अवस्था भी मैं वही हूं जो पहले दिन था। हम्म, पॉइंट समझ में आ रहा है? कि जब मैं पहले दिन का था और आज जो हूं, कि वो उन दोनों में कुछ अंतर है या सेम है? कि भाई सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जब हम उस द्रव्य को देखेंगे तो हमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, और जब हम चेंजेस को देखेंगे तो हमें वो द्रव्य दिखाई नहीं देता है। बस देखने के नजरिए में अंतर है, लेकिन एक वस्तु के अंदर ये दोनों चीजें हैं, द्रव्य भी है, पर्याय भी है, मतलब चेंजेस भी हैं और परमानेंसी भी है। ठीक है? तो जो नहीं बदलने वाला पार्ट है उसका नाम है द्रव्य, और जो बदलने वाला पार्ट है, जो निरंतर चेंज हो रहा है, उसका नाम है पर्याय। तो पर्याय का सिंपल सा एक नाम है कि चेंज होना। अब जो जो चेंज आपको दिखाई देंगे उसका नाम क्या होगा? पर्याय। ठीक है? जैसे हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस होते हैं, हाइट बढ़ती है, बाल बढ़ते हैं, आंखें हो सकता है चश्मा लग जाए, खराब होती हैं, कलर हमारा कितना चेंज होता है। तो ये जो सब चेंजेस हो रहे हैं इसका नाम क्या है? पर्याय। ये क्या है? पर्याय। ठीक है? लेकिन ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? कि अभी मोटे मोटे तौर पे मैं कहूं कि इस बॉडी में चेंज हो रहे हैं। तो ये बॉडी क्या है? उद्गल द्रव्य। ये क्या है? उद्गल द्रव्य। और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है? पर्याय। ठीक है? तो द्रव्य के या गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। मेनली जो डेफिनेशन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो यही पढ़ते हैं कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। आप सभी ने भी यदि कभी डेफिनेशन सुनी हो पर्याय की, तो यही डेफिनेशन आप सभी ने सुनी होगी कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन मतलब जैसे हर द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे जीव द्रव्य को ले, कि जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है। अब ज्ञान गुण का निरंतर परिणमन, निरंतर उसमें चेंजेस चल रहे हैं, चाहे वो कम रूप में हो या ज्यादा रूप में हो, चाहे हमारा ज्ञान बढ़ रहा हो या घट रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन चेंजेस निरंतर उस ज्ञान गुण में चल रहे हैं। तो वो जो चेंज हो रहे हैं उसका नाम क्या है? पर्याय है। ऐसे ही हर द्रव्य के हर गुण में निरंतर चेंजेस होते हैं, उसका नाम क्या है? पर्याय है। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को भी समझना है कि जब हम ये कह रहे हैं कि गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है, इसका मतलब वो द्रव्य ही परिणमित हो रहा है। क्यों? क्योंकि द्रव्य की डेफिनेशन क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और जब गुणों में परिणमन हो रहा है,
इसका मतलब वो गुणों के समूह का नाम ही तो द्रव्य है। तो अल्टीमेटली परिणमन किसमें हो रहे हैं, चेंजेस किसमें हो रहे हैं, कि उस द्रव्य में ही तो परिवर्तन हो रहे हैं, उस द्रव्य में ही तो चेंजेस हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? अच्छा, इसको आप ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए मैं आज 20 साल का हूं, तो मेरे गुण 20 साल के हुए हैं या मैं पूरा 20 साल का हुआ हूं? आप पूरे 20 साल का हुआ है। कि भाई मैं पूरा ही 20 साल का हुआ हूं ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरे गुण 20 साल के हो गए हो, मैं तो 1 साल का ही हूं, कि नहीं। गुणों के परिणमन का मतलब यही है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब वो द्रव्य के परिणमन का, द्रव्य में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी का नाम क्या है, पर्याय है। अब ये बातें थोड़ी समझ में नहीं आती हैं कि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि द्रव्य कभी बदलता नहीं है, परमानेंट रहता है, और फिर अगले समय हम ये कह रहे हैं कि द्रव्य में होने वाले चेंजेस को पर्याय कहते हैं। कि यही वस्तु स्वरूप है कि एक द्रव्य वो परमानेंट भी रहता है, लेकिन परमानेंट रहते हुए भी निरंतर उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हर समय उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसका नाम है पर्याय। ठीक है, जैसे अनेकांशवाद की भाषा में कहें तो नित्य अनित्य, एक द्रव्य नित्य भी है और उसी समय अनित्य भी है। नित्य मतलब परमानेंट और अनित्य मतलब चेंज। तो एक ही समय में वस्तु नित्य भी है और उसी समय वो परिणमित भी हो रही है, उसमें चेंजेस भी हो रहे हैं, इसलिए अनित्य भी है। तो द्रव्य अपेक्षा यदि हम देखेंगे तो वो हमें वस्तु नित्य दिखाई देगी, और यदि उसी वस्तु को हम पर्यायों की नजर से देखेंगे तो वो हमें अनित्य दिखाई देगी। अच्छा, जीव द्रव्य परमानेंट रहता है या बदलता है, बताइए। परमानेंट, परमानेंट, जीव द्रव्य परमानेंट रहता है। अच्छा, अब यदि मैं कहूं कि जीव द्रव्य को यदि हम परमानेंट मानेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप सोच सकते हैं यदि जीव द्रव्य परमानेंट हो गया तो क्या दिक्कत खड़ी होगी। जीव द्रव्य की पर्याय बदलती है, जब वो मरता है तो एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाता है, तो पर्याय बदलती है। आपने कहा कि जब मृत्यु होती है तो एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, लेकिन अभी तो मृत्यु नहीं हो रही है, अभी तो सभी जिंदा हैं। तो अभी चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो भी पर्याय बदलती है। हाँ, देखिए, यदि हम जीव द्रव्य को परमानेंट मान लें तो फिर हम कभी भी भगवान नहीं बन पाएंगे। पॉइंट समझिएगा, यदि हमने जीव द्रव्य को परमानेंट मान लिया तो अभी तो हम संसारी हैं, और यदि इस संसारी दशा को हमने परमानेंट मान लिया तो फिर हम भगवान कैसे बनेंगे? क्योंकि यदि संसारी से भगवान, तो ये तो चेंजेस हुआ ना। क्या बिना चेंज हुए, क्या बिना परिवर्तन के हम भगवान बन सकते हैं? नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब यदि हमने जीव द्रव्य को परमानेंट मान लिया तो इसका मतलब कोई भी जीव फिर भगवान नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर हमने उसमें चेंजेस होने के रास्ते को बंद कर दिया ना। ठीक है, और यदि जीव को हम चेंज होने वाला ही मान लें कि हर समय जीव द्रव्य बदलता है, तो क्या दिक्कत खड़ी होगी? सोच के देखिए आप। यदि हम ऐसा मान लें कि जीव द्रव्य तो हमेशा बदलता है, परमानेंट नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत खड़ी होगी? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। एक ही जीव अलग अलग हो जाएगा। एक जीव अलग अलग हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कि यदि एक जीव द्रव्य को हमने परमानेंट नहीं माना और हर समय बदलने वाला माना,
तो फिर पहले समय में जो जीव द्रव्य था वो दूसरे समय में नहीं रहेगा। चलिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको एक मजे के रूप में, एक मजाक के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और उनमें लड़ाई हो गई। तो अब लड़ाई में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जोरदार चाटा मार दिया। अब क्या हुआ, सामने वाला व्यक्ति भी एकदम गुस्से में मारने को दौड़ा। तो तुरंत वो पहले व्यक्ति ने बोला कि अरे 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 मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है, वो जिसने मारा था वो तो चला गया, अब तो मैं नया आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? यदि हम जीव द्रव्य को हमेशा बदलने वाला मानेंगे तो जिसने चांटा मारा था वो तो पहले समय में था, और वो पहले समय का व्यक्ति तो चला गया, अभी दूसरे समय में तो मैं दूसरा आया हूं ना, तो मेरी क्या गलती है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी। कि भाई ऐसा नहीं होता है। भले ही पर्याय हर समय निरंतर बदल रही है, लेकिन फिर भी द्रव्य तो वही का वही है ना। वरना आप बताइए किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो उसको दंड कैसे दिया जाए? पर्याय तो हर समय बदल रही है। कि भाई पर्याय हर समय बदलते हुए भी द्रव्य तो वही का वही है, द्रव्य थोड़ी ना चेंज हो गया है। तो इस प्रकार एक ही द्रव्य में निरंतर वो परमानेंट भी रहता है और उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो जो चेंजिंग होने वाला पार्ट है वो है पर्याय, और जो परमानेंट रहने वाला पार्ट है वो है द्रव्य। ठीक है, इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते, आप देख सकते हैं हर जगह आप इसको देख सकते हैं। द्रव्य गुण पर्याय को आप जिस वस्तु का नाम लेंगे उसमें आपको द्रव्य गुण पर्याय मिल जाएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि द्रव्य गुण पर्याय के आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, तो सोचना पड़ेगा आपको, या तुरंत आंसर दे सकते हैं? सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। अरे जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, आपकी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें द्रव्य गुण पर्याय मिलेंगे ना आपको। सोचने की क्या जरूरत है? आपके सामने मोबाइल है, आपके सामने लैपटॉप है, आप इसमें द्रव्य गुण पर्याय बता सकते हैं जी। अरे दुनिया में द्रव्य गुण पर्याय ही भरे हैं, इसके अलावा और दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप जो जिसका नाम लोगे उसमें द्रव्य गुण पर्याय आपको मिलेगा। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया ने द्रव्य गुण पर्याय का एग्जाम्पल पूछा है कि क्या द्रव्य गुण पर्याय का क्या एग्जाम्पल दे, कि अरे जो हमारे मन में आ रहा है वो द्रव्य गुण पर्याय ही होगा, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जो पर्याय है वो किसे कहते हैं कि द्रव्य और गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन आपको इसमें? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है आपको, आगे बढ़ते हैं। द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय, इसमें कैसे भेद करेंगे? क्या? द्रव्य की पर्याय हाँ, और गुण की पर्याय, क्योंकि द्रव्य के अंदर तो अनंत गुण बसे हुए हैं, तो अनंत गुणों का परिणमन तो हर एक गुण का परिणमन अलग अलग हो रहा है, तो हर एक गुण का परिणमन अलग अलग होने से द्रव्य की पर्याय हम कैसे समझेंगे? हर गुण में जो परिणमन हो रहा है उन समस्त परिणामों जो चेंजेस हो रहे हैं सर सारे गुणों में, उन सारे गुणों में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी का नाम है कि द्रव्य में चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि द्रव्य कोई अलग से वस्तु थोड़ी ना है। द्रव्य मतलब क्या, कि वो जो गुणों का समूह है उसी का नाम तो द्रव्य है। ऐसा थोड़ी ना है कि द्रव्य कोई अलग से चीज है फिर उस पे गुण भरे हुए हैं। अरे जहां वो सारे गुण इकट्ठे पाए जा रहे हैं उसका नाम ही तो द्रव्य है। तो वो एक एक गुण में जो स्वतंत्र परिणमन हो रहा है
उन सबको मिलाकर ही ये कहा कि भाई द्रव्य में परिणमन हो रहा है। आखिर में तो वो द्रव्य ही बदला ना, द्रव्य में ही चेंजेस हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुण की पर्याय और द्रव्य की पर्याय, इसको हम कैसे समझे? जैसे कि अनंत गुण तो है और प्रत्येक गुण अपना अपना काम करता है। हाँ, बराबर है। तो उसका तो एक समझ में आया कि ज्ञान गुण ज्ञान का काम करता है, दर्शन गुण दर्शन का करता है, सुख गुण सुख का काम करता है। लेकिन जी। आत्मा जो है वो सारे गुणों को कैसे एक साथ उसको पकड़ता है? देखिए, अनंत गुणों को तो हम भी नहीं पकड़ सकते, वो तो सिर्फ केवल ज्ञानी ही पकड़ सकते हैं। ठीक है। हाँ। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि हर समय जो गुणों में परिणमन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसका नाम पर्याय है। अब उन गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है। तो जो गुणों में परिणमन हो रहा है उसका मतलब ही ये है कि उस द्रव्य में परिणमन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए जीव द्रव्य और मुझे, मान लीजिए मैं हूं और मुझे केवल ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो जब मुझे केवल ज्ञान हुआ तो हम क्या कहते हैं कि ज्ञान गुण को केवल ज्ञान हुआ या जीव द्रव्य को केवल ज्ञान हुआ? जीव द्रव्य को। ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसा कहते हो कि भाई ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ हो। ऐसी तो कहते हैं कि जीव द्रव्य केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ, महावीर भगवान केवल ज्ञानी हो गए। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि पूरा वो जो द्रव्य है, महावीर भगवान, वो केवल ज्ञान रूप परिणमित हो गए, केवल ज्ञानी हो गए। तो हमने क्या कहा कि द्रव्य में चेंजेस हुए हैं, द्रव्य में परिवर्तन हुआ है। एक्चुअल में देखा जाए तो परिणमन ज्ञान गुण का है, लेकिन क्या कहा जाएगा कि वो चेंज कौन हुआ? द्रव्य हुआ। द्रव्य। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी। क्योंकि द्रव्य गुण से कोई अलग वस्तु नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि द्रव्य कुछ अलग वस्तु है फिर उसमें हमने गुण अलग से डाले हो, नहीं। वो जो गुण पाए जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 गुण है, अभी जो 5 गुण एक साथ पाए जा रहे हैं, इसी का नाम द्रव्य है, अलग से और कुछ द्रव्य नहीं है। ठीक है। तो अब मान लीजिए इनमें से एक गुण में कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो परिवर्तन इस पूरी मुट्ठी का ही कहलाएगा ना। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही अनंत गुणों में जो परिणमन हो रहा है उसका मतलब वो परिणमन द्रव्य का ही कहलाएगा। ठीक है। जी, वो प्रेरक जी आप उनको न्यूटन का चक्र समझाने में देखे, सब कितने सब भिन्न भिन्न है, फिर भी जब चक्र फिरता है तो सफेद ही दिखाई देता है। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है इला जी आपकी, मेरी आपको आपकी आवाज। सब साइंस में पढ़े हैं। तो जब न्यूटन का चक्र फिरता है तो उसके ऊपर अलग अलग कलर के पैचेस होते हैं, वो सब मिला के अकेला। सॉरी इला जी, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। ઈલાબેન તમારે સાઉન્ડ સિસ્ટમ બરાબર નથી. ઈલાબેન તમારો સાઉન્ડ બધું બ્રેક થઈ ગયું. आप चैट में मुझे अपना क्वेश्चन लिख दे, मैं वहां से पढ़ लूंगा। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। प्रतीक जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्लियर हुआ आपको अंकल? हाँ जी। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे पर्याय की विशेषता देखते हैं कि पर्याय की क्या क्या विशेषताएं हैं। पर्याय की विशेषता, पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही रहती है। पर्याय सदैव एक समय की ही होती है। पर्याय के कारण ही द्रव्य में निरंतर कार्य होता है। देखिए पर्याय की क्या क्या विशेषताएं हैं। पर्याय द्रव्य के आश्रय से रहती है, इसका मतलब यह है कि पर्याय जो उत्पन्न होती है
वो किसके आश्रय से होती है, किसके आधार से होती है, कि द्रव्य के आधार से ही वो पर्याय उत्पन्न होती है। तो इसी का नाम है कि पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही रहती है। मतलब यदि द्रव्य ही नहीं होगा तो फिर पर्याय भी नहीं होगी, क्योंकि पर्याय किसी द्रव्य की ही तो होगी। यदि द्रव्य ही नहीं होगा तो फिर पर्याय भी नहीं हो सकती है। तो पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही रहती है। सेकंड पॉइंट, पर्याय सदैव एक समय की ही होती है। पर्याय कितने समय की होती है, कि पर्याय का जो लाइफ टाइम है या वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है, कि सिर्फ एक समय के लिए। और एक समय मतलब टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट है। जैसे अभी हम बोलते हैं सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, लेकिन उससे भी सबसे छोटी जो टाइम की यूनिट है उसका नाम है एक समय। ठीक है, तो जो पर्याय है वो कितने टाइम के लिए होती है, कि एक समय की। मतलब एक पर्याय एक समय की होती है, एक समय में उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, अगले समय नई पर्याय, अगले समय फिर नई पर्याय, ऐसे हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होती जाती है। तो उत्पाद और व्यय, ये दो टर्म आपने सुने होंगे, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। तो हर समय नई पर्याय का उत्पाद होता है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है। तो इसलिए जो पर्याय है वो कितने समय की होती है, एक समय की सिर्फ। चलिए थर्ड पॉइंट, पर्याय के कारण ही द्रव्य में निरंतर कार्य होता है। पर्याय के कारण ही जितने भी काम होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो निरंतर द्रव्य में होते हैं। क्योंकि पर्याय मतलब चेंजेस, और जब चेंज होंगे तभी तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। उस चेंज होने का नाम ही कार्य है, वर्क। तो वर्क किसमें पॉसिबल है, कि पर्याय में ही पॉसिबल है। यदि पर्याय नहीं होगी तो कोई कार्य भी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने देखा था ना, कि संसारी से सिद्ध होना, ये कार्य है, वर्क है। तो ये वर्क पॉसिबल कब है, कि जब हम पर्याय को एक्सेप्ट करेंगे। यदि पर्याय ही नहीं होगी तो फिर संसारी दशा से सिद्ध दशा कैसे होगी, कि नहीं होगी। इसलिए पर्याय के कारण ही द्रव्य में निरंतर कार्य होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही रहती है, पर्याय सदैव एक समय की ही होती है, और पर्याय के कारण ही द्रव्य में निरंतर कार्य होता है। जो कुछ भी कार्य हैं, A to Z जितने भी चेंजेस हैं, वो सब पर्याय में ही होते हैं। द्रव्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर एक खास बात भी यह है कि पर्याय होती द्रव्य के आश्रय से है, लेकिन फिर भी द्रव्य और पर्याय में अंतर है। द्रव्य और पर्याय दोनों, मतलब जो पर्याय है वो द्रव्य के आश्रय से ही हो रही है। यदि द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय भी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद पर्याय चेंज होने वाली है, और जो द्रव्य है वो वैसा का वैसा परमानेंट बना रहता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। So if we know that everything is जीव द्रव्य पर्याय, then we all should have केवल ज्ञान now. My point is, what is the benefit of knowing these three things? क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। जिग्नेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं वो समझने की ट्राई कर रहा था कि अगर सभी चीज जीव द्रव्य पर्याय है तो उसमें केवल ज्ञान का पूरा, जो केवल ज्ञान जो हमें नहीं आता और जो केवल ज्ञान है, जो डिफरेंस है, वो तो उसमें कवर हो गया, राइट? तो वो समझ, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों है ये चीज, व्हाई आर वी लर्निंग अबाउट इट। देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए, केवल ज्ञान क्या है? द्रव्य, गुण और पर्याय में से केवल ज्ञान क्या है? गुण। गुण, अगर ज्ञान है पर्याय। तो दो पर्याय चीजें। है। नहीं, केवल ज्ञान पर्याय कैसे हो सके? वो चेंज थोड़ी होता है, वो तो परमानेंट है। नहीं, पर्याय है। केवल ज्ञान परमानेंट है? नहीं,
आपको एक बार सब के बारे में सब कुछ पता चल गया तो वो केवल ज्ञान हो गया, करेक्ट? ओके, ये बात ठीक है, सबके बारे में पता चलना वो केवल ज्ञान है, लेकिन क्या केवल ज्ञान जीव द्रव्य जैसा परमानेंट है? नहीं। परमानेंट तो भाई होना ही आपके चाहिए पास जी। मेरे पास आज केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ। मैं जीव द्रव्य हूँ। हाँ दोनों बातों में अंतर है या नहीं है? है। और केवल ज्ञान होगा, इसका मतलब उसमें चेंजेस होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो तो आपके गुण में चेंज हो रहे हैं, राइट? क्योंकि आप अभी वो राइट, जीव है गुणों में जिसे केवल ज्ञान नहीं है, हम वो जीव है जिसे हमें केवल ज्ञान नहीं है, तो हमारा गुण बदलेगा तब केवल ज्ञान होगा। मगर मेरा कहने का मतलब जब एवरीथिंग इज जीव द्रव्य पर्याय, उसके बाहर कुछ नहीं है, तो वो लॉजिक केवल ज्ञान को भी बैठता है, ठीक है? कि जैसे केवल ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ आ गया। केवल ज्ञान के अंदर तो जानकारी है। केवल ज्ञान मतलब उन अनंत द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला एक ज्ञान है, उसका हाँ। नाम केवल ज्ञान है। करेक्ट। मैं तो सिंपल इतना पूछा था कि क्या द्रव्य गुण पर्याय के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरी वस्तु है? नहीं, कि नहीं है? नहीं है। जो कुछ भी होगा वो द्रव्य गुण पर्याय के अंदर ही कुछ ना कुछ होगा। जैसे केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान क्या है कि केवल ज्ञान भी एक पर्याय है। केवल ज्ञान पर्याय क्यों है? क्योंकि उसमें निरंतर चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें तो बिल्कुल सामने ही हमें चेंज दिखाई दे रहा है कि अभी मैं संसारी हूँ, मेरे को अभी केवल ज्ञान नहीं है, और जब अनंत सिद्ध दशा होगी तो मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये होना, यही तो चेंज दिखाई दे रहा है हमें। तो ये तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि पर्याय है, कि जहां पर हमें चेंजेस दिखाई दे उसका नाम पर्याय है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद तो चेंज नहीं होगा, राइट? केवल ज्ञान होने के बाद भी निरंतर उसमें चेंजेस होते हैं। पुरानी पर्याय का व्यय होता है और नई पर्याय का उत्पाद होता है। अभी हमने दूसरा या तीसरा पॉइंट हमने भी देखा था कि जो पर्याय है वो एक समय की होती है। कितने समय की होती है? एक समय। एक समय की। इसका मतलब केवल ज्ञान जो पर्याय है वो भी एक समय की है। इसका मतलब क्या? केवल ज्ञान, जैसे मैं इसको सेकंड्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास 1 से लेकर 10 सेकंड्स है, ठीक है? हाँ। अब केवल ज्ञान की पर्याय फर्स्ट सेकंड में पैदा हुई, ठीक है? उस फर्स्ट सेकंड में पैदा होते ही वो नष्ट भी हो गई। दूसरे समय में दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई, तीसरे समय में तीसरी पर्याय, चौथे समय में चौथी पर्याय। ऐसे हर समय हर सेकंड नई 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 पर्याय उत्पन्न होती है, और जो पुरानी पर्याय है वो नष्ट होती चली जाती है। तो केवल ज्ञान भी हमेशा नया 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 पैदा होता है। सिद्ध भगवान हमेशा नए नए केवल ज्ञान को भोगते हैं, पुरानी वस्तु नहीं भोगते हैं, ठीक है? तो केवल ज्ञान भी निरंतर नया 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 उत्पन्न होता है, परमानेंट नहीं है, उसमें निरंतर चेंजेस होते हैं। लेकिन वो जो केवल ज्ञान कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। वो ज्ञान गुण परमानेंट है, ठीक है? ज्ञान गुण कहें या वो जीव द्रव्य कहें, जैसे महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो महावीर भगवान तो परमानेंट है। पॉइंट समझ लीजिएगा, महावीर भगवान तो परमानेंट है, लेकिन उनकी जो ज्ञान की पर्याय है अभी केवल ज्ञान रूप है, तो निरंतर चेंजेस हो रहे हैं उसमें, ठीक है? हमें ऐसा लगता इसलिए है कि भाई केवल ज्ञान में क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस हमें होते हुए दिखाई नहीं देता है। भाई हमारे ज्ञान में तो चेंजेस हमें साफ दिखाई दे जाते हैं कि कभी ज्यादा ज्ञान है, कभी कम ज्ञान है, तो वो चेंजेस तो हमें दिखाई दे जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान में क्या चेंज होते होंगे कि केवल ज्ञान में भी निरंतर उत्पाद व्यय रूप से चेंज होते हैं। हर समय सेम पर्याय तो उत्पन्न होती है, पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है। हाँ, आपने बोला कि महावीर भगवान परमानेंट है। महावीर भगवान तो एक पर्याय थी, वो तो आत्मा है, तो आत्मा परमानेंट है ना, तो हम महावीर भगवान को हम परमानेंट कैसे
कैसे कहेंगे? वो कहने में तो यही आएगा कि महावीर भगवान, अब मैं कहूं कि महावीर भगवान की आत्मा, हाँ, तो आप मान लेंगे, लेकिन वो कहने में तो यही आएगा ना कि महावीर भगवान। क्योंकि अभी तो महावीर भगवान ठीक है। सिद्ध अवस्था में है, अभी महावीर नहीं है। हाँ, मतलब वो जब मैंने ये कहने कहा का कि मतलब महावीर भगवान परमानेंट है, इसका मतलब महावीर भगवान की जो आत्मा है, जो जीव द्रव्य है, वो कैसा है? परमानेंट है। और उनका जो ज्ञान गुण का निरंतर परिणमन चल रहा है, तो वो जो चेंजेस चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं? पर्याय में। तो मतलब पंडित जी, ठीक है। जैसे प्रतीक जी फॉर एग्जांपल, जैसे सिद्ध भगवान आप बोल रहे हो कि उनके केवल ज्ञान में भी पर्याय आता है, हर समय जितने भी टाइम का समय होता है वो उसमें नया कुछ सीख रहे हैं या हाँ, नया कुछ जान रहे हैं, सॉरी। तो मतलब क्या अभी वो कोरोना के बारे में उनको भी अभी पता चला, पहले नहीं पता चला था? लाइक इज दैट द लॉजिक फॉर पहले एग्जांपल? भी पता चला था। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, केवल ज्ञान की पर्याय बदलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें नया नया कुछ ज्ञान हो रहा है। उनमें इस रूप में चेंजेस नहीं है, लेकिन उनकी जो पुरानी पर्याय है वो नष्ट हो रही है, और जो नई पर्याय है वो उत्पन्न हो रही है। इस रूप में उनकी पर्याय चेंज होती है। दूसरा पॉइंट, जैसे केवली भगवान है, ठीक है, सर्व भगवान है, राइट नाउ जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट रूप में जान रहे हैं, पास्ट को पास्ट के रूप में, फ्यूचर को फ्यूचर के रूप में। मतलब अभी का जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट के रूप में जान रहे हैं, लेकिन ठीक 1 सेकंड बाद अभी का जो प्रेजेंट था उसको पास्ट रूप में जानेंगे। हाँ, तो ये चेंजेस हुए या नहीं हुए उनके ज्ञान में? हाँ, मतलब जो अभी प्रेजेंट में है वो अगले समय पास्ट हो जाएगा, तो उनके ज्ञान में भी वो चेंज होगा या नहीं होगा? कि जिसको अभी प्रेजेंट को प्रेजेंट रूप में जान रहे थे, अब उसी सेकंड को वो पास्ट के रूप में जानेंगे, और जो अगला फ्यूचर का सेकंड है वो प्रेजेंट बन जाएगा, तो उसको प्रेजेंट के रूप में जानेंगे। तो ये चेंजेस निरंतर उनके केवल ज्ञान में भी होंगे या नहीं होंगे? हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ठीक है। ठीक है। प्रतीक ओके, जी, थैंक यू। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं अभी 20 साल का हूं, मैं आज से 30 साल बाद 50 साल का होऊंगा, तो अभी केवली भगवान उसको कैसे जान रहे हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में, वो 30 साल में मैं 50 साल का होऊंगा। ठीक है। अब जब आज से 30 साल बाद जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, तो वो मुझे फ्यूचर के रूप में जानेंगे या प्रेजेंट के रूप में? दोनों। सोचिए आप, आज से 30 साल बाद जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, तो मैं वर्तमान होगा ना, उस समय वो मेरा प्रेजेंट होगा। जो आज मेरा फ्यूचर है वो कल मेरा प्रेजेंट होगा। तो केवली भगवान आज जो मेरा फ्यूचर है उसको फ्यूचर के रूप में जान रहे हैं, और जो प्रेजेंट होगा उसको प्रेजेंट के रूप में जानेंगे। तो ये चेंजेस निरंतर उनके ज्ञान में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हर समय जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट बन रहा है, प्रेजेंट पास्ट बन रहा है। तो ये चेंजेस उनके ज्ञान में होंगे या नहीं होंगे? तो ये जो मोटे मोटे तौर पे जो चेंज हमें समझ में आता है, वो चेंजेस तो उनके ज्ञान में होते ही हैं, और साथ ही साथ हर समय नई नई पर्याय उनकी उत्पन्न होती है। अब दिक्कत क्या है कि हमारी पर्याय में तो हमें बहुत आराम से चेंजेस दिखाई दे जाते हैं कि हमारा ज्ञान कम है, ज्यादा ज्ञान हो रहा है, हमारा ज्ञान कुछ भूल गए हैं, तो ये चेंजेस हमें हमारे ज्ञान में तो समझ में आ जाते हैं। लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में हमें चेंजेस समझ में नहीं आते हैं कि उनके ज्ञान में क्या चेंजेस होते होंगे। तो उनके ज्ञान में कोई ऐसे चेंज नहीं होते हैं कि केवली भगवान कुछ भूल जाते होंगे या कुछ नया ज्ञान उन्हें होता होगा, ऐसे चेंज उनके ज्ञान में नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसा ज्ञान उन्हें आज है, जैसी पर्याय उनकी आज है, वैसी ही पर्याय उनकी दूसरी भी उत्पन्न होती है, तीसरी भी वैसी की वैसी होगी, चौथी भी वैसी की वैसी होगी, लेकिन वही की वही नहीं होगी। पॉइंट समझिएगा, पर्याय वैसी की वैसी तो होगी, लेकिन वही की वही नहीं होगी। दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी, तीसरी पर्याय उत्पन्न होगी। तो क्वालिटीज तो उसमें सब वही होंगी, सर्वज्ञता तो नेक्स्ट पर्याय में भी होगी, फिर नेक्स्ट पर्याय में भी होगी,
लेकिन पर्याय चेंज होगी, पर्याय वही की वही नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? चलिए तो लास्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि अब इस द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लाभ है। देखिए, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और हम भी द्रव्य होने से हम में भी अनंत गुण है, अतः हम गुणहीन हैं, ऐसी हीन भावना मिट जाती है। कि जब हमें पता चलेगा कि द्रव्य किसे कहते हैं, कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो जब हमें ये बात पता चलेगी तो हमें ये भी पता चलेगा कि भाई मैं भी तो एक द्रव्य हूँ, और मैं द्रव्य हूँ इसका मतलब मुझ में भी अनंत गुण है, अनंत क्वालिटीज है। तो जब मेरे में अनंत क्वालिटीज हैं, गुण है, तो मेरे अंदर जो हीन भावना रहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, दुनिया में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये जो हीन भावना हमारे अंदर रहती है वो मिट जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर भी कितने गुण हैं, अनंत गुण है, मेरे अंदर भी अनंत क्वालिटीज है। चलिए दूसरा पॉइंट, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, अतः कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह समझ आने पर किसी को हीन अथवा स्वयं को उच्च दिखाने की भावना नहीं रहती है। कि जब हमें पता चलेगा कि कोई भी द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है, हर द्रव्य में अनंत गुण है। अब जब हर द्रव्य में अनंत गुण है तो किसको छोटा कहें और किसको बड़ा कहें? कि कोई भी द्रव्य छोटा नहीं है और कोई भी द्रव्य बड़ा नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्यों में अनंत अनंत गुण है। तो जब ये बात हमें समझ में आती है तो दूसरों को नीचे दिखाना और खुद को ऊंचे दिखाने की जो भावना रहती है, या जो मान कषाय रहती है कि मैं सबसे बड़ा और बाकी सब मुझसे छोटे, तो वो भावना मिट जाती है। और तीसरा पॉइंट, पर्याय का स्वरूप समझ आने पर काम करने की चिंता नष्ट हो जाती है और हम सहज, निश्चिंत और निर्भर हो जाते हैं। क्योंकि जब पर्याय का स्वरूप हमें समझ में आएगा तो हमें समझ में आएगा कि भाई जो पर्याय है वो निरंतर हर समय उत्पन्न होती है, हमारे करने से कुछ नहीं होता है, वो निरंतर सहज ही चलती है पर्याय। तो जब ये पर्याय का स्वरूप हमें समझ में आएगा तो हम सहज, निश्चिंत और निर्भर हो जाएंगे। और जितने भी हमारे दुख हैं, उन दुखों का मूल कारण यही है कि हम द्रव्य गुण पर्याय को नहीं पहचानते हैं। यदि द्रव्य गुण पर्याय को हमने पहचान लिया तो हमारे जितने भी दुख है उनका भी अभाव हो जाएगा। हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो पर्याय की तरफ रहता है, द्रव्य की तरफ नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फोकस पर्याय की तरफ रहता है, द्रव्य की तरफ नहीं। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके घर की कोई चीज खराब हो जाती है, मान लीजिए एसी है और वो खराब हो गया, ठीक है? तो एसी जब खराब हो जाता है तो फिर आप एकदम से टेंशन में आ जाते हो क्या कि अब क्या होगा, अब तो मुझे इतना महंगा एसी लिया था, खराब हो गया, फेंकना पड़ेगा। क्या ऐसी टेंशन लेते हो आप? या तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो कि सही करवाते हो? बताइए क्या करते हैं आप? रोने बैठ जाते हैं या उसको सही करवाते हैं? सही करवाते हैं। सही करवाते हैं। इसका मतलब आपका फोकस पर्याय को छोड़ के द्रव्य की तरफ था। यदि आपका फोकस पर्याय पर होता तो आप रोते रहते कि अब तो एसी खराब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर रोते रहते। लेकिन आपका फोकस कहां पर था? कि द्रव्य पर था, कि भाई वो एसी है वो सही हो जाएगा। पर्याय पे आप रोते नहीं बैठे कि पर्याय खराब हो गई, अब तो वो सही नहीं होगा, खराब हो गया, फेंकना पड़ेगा, कि नहीं अभी वो तुरंत सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे वो सही कर जाएगा। तो जब हमारा फोकस द्रव्य की तरफ गया तो हम सुखी रहे, और जब हमारा फोकस पर्याय की तरफ था तो हम दुखी हुए। ऐसे ही
हम अपने आप में भी पर्याय पे फोकस करते हैं तो दुखी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी को कम ज्ञान है या किसी के मार्क्स बुरे आए, तो अभी हमने फोकस किसकी तरफ गया कि मेरे मार्क्स कम आए हैं या मेरा ज्ञान कम है। तो ये तो हम पर्याय पे फोकस कर रहे हैं, और पर्याय पे हम फोकस करेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। लेकिन उसी समय यदि हमारा फोकस द्रव्य पे गया कि भले ही मेरा ज्ञान कम हो या ज्यादा हो, लेकिन मैं तो जीव द्रव्य वैसा का वैसा हूं, मेरे अनंत गुणों में कोई कमी नहीं हुई, यदि उसी समय हमारा फोकस द्रव्य पे आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हम इस पर्याय को देख के दुखी होते रहते हैं कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मेरी नाक ऐसी है, मेरा चेहरा ऐसा है। हम के सामने खड़े होते हैं और देख देख के दुखी होते रहते हैं कि काश मेरी बॉडी ऐसी होती, काश मैं सुंदर होता, या मेरे पास रुपए पैसे होते। तो ये सब तो पर्याय है ना। तो जब हमारा फोकस इन पर्यायों पे रहता है तो दुखी रहते हैं। लेकिन उसी समय यदि हमारा फोकस हमारे द्रव्य पे आ जाए, जीव द्रव्य पे, जिसका नाम द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि मतलब क्या कि द्रव्य दृष्टि मतलब उन पर्यायों पे फोकस हटा के द्रव्य पे दृष्टि लाना, द्रव्य पे फोकस करना, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। तो जब हम द्रव्य पे दृष्टि करेंगे, जब हम द्रव्य पे फोकस करेंगे तो हम सुखी होंगे, और यदि पर्यायों पे हमारा फोकस रहेगा तो हम दुखी रहेंगे। ठीक है, तो द्रव्य गुण पर्याय को समझ के हमें पर्यायों पे से फोकस हटाना है और द्रव्य पे हमें अपना फोकस लाना है। देखिए जैसे पर्याय है, तो पर्याय तो हर समय चेंजेस होंगी। आज हम मनुष्य हैं, कल को हो सकता है हम नारकी हो जाएं, कल को हो सकता है हम देव बन जाएं, फिर हो सकता है हम तिर्यंच गति में आ जाएं। तो ये चेंजेस तो सब चलते रहेंगे। लेकिन इन सारी गतियों में जाने के बावजूद, इन सारी पर्यायों में जाने के बावजूद इस द्रव्य में क्या चेंज आया, मुझे ये बताइए। कोई भी नहीं। जैसे एक डायमंड होता है, ठीक है, एक डायमंड है, ठीक है। अब उस डायमंड पे को आप कितना ही गंदा कर लें, उसको आप कीचड़ में फेंक दें, उसको आप नाली में फेंक दें, तो क्या उस डायमंड में कुछ भी कम होता है, कुछ भी उसका बिगाड़ होता है? नहीं, कुछ भी बिगड़ता है उस डायमंड का? नहीं। कि पर्याय भले ही कितनी बेकार हो जाए उस डायमंड की, आप उसको कितना ही गंदा कर लो, एकदम कीचड़ में डाल दो, उसको नाली में डाल दो, लेकिन फिर भी उस डायमंड की कीमत कम होती है क्या? नहीं। अच्छा मान लीजिए आप आपके हाथ में डायमंड था और आप जा रहे थे और बाय चांस आपसे वो डायमंड गिरा और वो नाली में गिर गया, तो आप बताइए आप उस डायमंड को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। सोच लीजिए, नाली उठाएंगे। में गिर गया है वो। हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं जिस चीज को आप उसमें हाथ डाल के उठा लेंगे। जी। अच्छा, और मान लीजिए आप कोई फूड, मान लीजिए रसगुल्ला है और रसगुल्ला नाली में गिर गया, तो उसको आप उठाओगे? नहीं। नहीं उठाओगे। तो फिर नहीं। हीरे को आपने उठा लिया और रसगुल्ले को नहीं उठाया, ऐसा क्यों? ये तो ज्यादा थी। कीमती है। नहीं, ये साफ हो जाएगा ना। क्योंकि उस समय भी आपको पता है ना कि वो हीरे की कीमत में कोई भी कमी नहीं हुई है, वो वैसा का वैसा ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? जी। तो इसका मतलब पर्याय कैसी भी हो, वो हीरे की पर्याय चाहे कैसी भी हो, लेकिन द्रव्य तो एकदम सुरक्षित है, उसमें कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ है। तो यदि कोई पर्याय पे फोकस करे कि अरे मेरा हीरा तो गंदा हो गया है, बदबू आ रही है, नाली में चला गया है, तो अब उस व्यक्ति को कोई सुखी कर सकता है? नहीं। वो यही सोचता रहेगा कि अरे मेरे तो करोड़ों का नुकसान हो गया, मेरे को कौन बचाएगा, मैं तो बर्बाद हो गया। तो फिर उसको सुखी कोई कर सकेगा दुनिया में कि नहीं कर पाएगा? सुखी होने का उपाय क्या है कि अरे भाई पर्याय पे से फोकस हटा के वो द्रव्य पे फोकस करो ना, कि भले ही वो हीरा नाली में गिर गया हो, लेकिन अभी भी एकदम खुश रहो कि वो हीरे में कोई कमी नहीं आई है, हीरे में वैसा का वैसा ही है।
इसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय है कि भले ही पर्याय हमारी कैसी भी हो, चाहे मैं नरक में भी चला जाऊं, चाहे मैं त्रियंच बन जाऊं, लेकिन फिर भी मेरे द्रव्य में कोई कमी आई नहीं। कि मेरा द्रव्य तो एकदम सुरक्षित है, अनंत गुण सुरक्षित है, तो मेरे द्रव्य में कोई कमी नहीं है। इसलिए आप लोगों को पता है कि नरकों में भी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, त्रियंच गति में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है? पर्याय तो इतनी बुरी है कि भाई उस समय में भी यदि हम पर्याय पे फोकस हटा के द्रव्य पे फोकस करें तो उस नरकों में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक है, तो सुखी होने के लिए पर्यायों पे से दृष्टि हटा के हमें द्रव्य पे दृष्टि करनी होगी। आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में घटा के देखिए। आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको कब कब दुख हुआ, कैसे कैसे दुख हुआ, और फिर आप देखिए कि आपको वो दुख क्यों हुआ। पर्याय पे फोकस करने की वजह से दुख हुआ या द्रव्य पे फोकस करने की वजह से दुख हुआ। जब आप एक लिस्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको उन सब में एक कॉमन बात निकलेगी कि हमारा फोकस पर्याय की तरफ है, इसलिए मैं दुखी हो रहा था। और उसी समय यदि हमारा फोकस द्रव्य पर आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो हमारा द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। एक लास्ट पर्यायवाची नाम जो पर्याय के हैं उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। दशा है, हालत है, अवस्था है, ये सब पर्याय के पर्यायवाची नाम है, सिनोनिम्स है। देखिए अवस्था कहें, हालत कहें, दशा, परिणाम, क्रिया, कार्य, परिणमन, ये सभी पर्याय के नाम है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। उसी पर्याय को हम अवस्था कह सकते हैं, हालत कह सकते हैं, दशा, परिणाम, क्रिया, कार्य, परिणमन, ये सब क्या है कि पर्याय है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए यदि जो जाना चाहे तो वो जा भी सकते हैं, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। So we should remove our focus from rag and resh, yeah? हाँ, अभी राग द्वेष भी क्या है? ये पर्याय है। कैसे पहचाना? क्योंकि राग और द्वेष भी चेंजेस होते हैं ना, उनमें परमानेंट नहीं है। आज हमें किसी चीज का राग है, फिर वो राग बदल जाता है, किसी दूसरे से हो जाता है, फिर तीसरी चीज से। तो इसका मतलब ये बदल रहे हैं, और बदलना मतलब पर्याय, और पर्याय मतलब पर्याय से हमें फोकस हटाना है। तो राग द्वेष से हमें फोकस हटा के द्रव्य पे हमें फोकस करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा आया। अब मुझे गुस्सा आया तो हम गलती क्या करते हैं कि हम अपने आप को बुरा मान लेते हैं कि अरे मुझे गुस्सा आया, मैं बहुत बुरा हूं। लेकिन उस समय यदि हम गुस्से पे से फोकस हटा के अपने द्रव्य पे फोकस करें कि अरे गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा तो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, तो यदि उस द्रव्य स्वभाव पे हम फोकस करेंगे तो गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करना है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए, और किसी के क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपको ये द्रव्य गुण पर्याय वाला चैप्टर समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझने में हो सकता है थोड़ा सा कठिन भी हो, लेकिन बाद में भी यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ लें, नमो का मंत्र हम पढ़िए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब सापूर्णम्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।